नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में कोरोना से हालात अब सुधर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.4% पहुंच गई है। पूरे प्रदेश में इस वक्त युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम जारी है। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि जून महीने में प्रदेश के 1 करोड़ आबादी को टीका लगाया जाए। सरकार ने हर जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में वैक्सीन सेंटर बनाए हैं। इसके लिए ही हर जिले में मेगा वैक्सीन कैंप लगाया गया है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में वैक्सीन लगाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग टीका लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। लोगों में टीके को लेकर कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं, मगर इस बीच इंडिया न्यूज आपको बताना चाहता है कि आप टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि आपके जीवन के लिए जरूरी है। आज हमारे साथ होंगे देश के जाने माने 3 डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जो एमडी हैं साई सुखदा अस्पताल के, साथ ही डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे साथ होंगे जो पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर पूर्णिमा होंगी जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ हमारे नंबर पर संपर्क करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको बस करना है इतना कि आप हमारे फोन नंबर पर कॉल कीजिए और आपके मन में जो भी सवाल है बेहिचक पूछिए, डॉक्टर आपके सवालों का जवाब देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आजकल वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी आपको सलाह है कि इन पर जरा सा भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये झूठ से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी से आप लगातार जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर के साथ हमारे साथ आप जुड़िए और डॉक्टर से सीधा बातचीत करिए। घर बैठे सलाह लीजिए, बीमारी को लेकर, संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर आपके जहन में कोई भी अगर सवाल है तो आप सीधा डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं हमारी ओपीडी में और अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष आईएमए के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में हमारे साथ ओपीडी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर पीके गुप्ता जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनके सवाल भी हम लेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है। सोशल मीडिया पर तमाम सारी खबरें चल रही हैं, जो बयानबाजियां लगातार पिछले दिनों हुई हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वो भी लोगों के जहन में है। कैसे इस भ्रम को दूर किया जाए, कैसे इस पशुपेश की जो स्थिति है इसको दूर किया जाए, लोगों को कैसे और आगाह किया जाए वैक्सीनेशन को लेकर, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इस विषय पर बातचीत करें। के तौर पे बड़ा सामयिक प्रश्न है और लोगों में भ्रम की स्थिति है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जनवरी से शुरू हुआ और हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स ने सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट कराया। तो इसका मतलब है कि जब डॉक्टर्स खुद आगे बढ़ के उन्होंने वैक्सीनेट कराया है, तो इसमें कहीं कोई संभावना नहीं है कि कोई इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, कहीं कुछ कैजुअलिटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों में एक जो दहशत है, भ्रम है, इससे दूर रहने की जरूरत है। हम लोग लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका एक सोशल वैक्सीनेशन और रियल वैक्सीनेशन, यही आपको जो है इस पैंडेमिक से बचाएगा। सोशल वैक्सीनेशन का मतलब हो गया कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और रियल वैक्सीनेशन का मतलब जो भी आपके पास वैक्सीन उपलब्ध है, आप एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं तो आप वैक्सीनेट कराइए, चाहे वो आपका कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो। वैक्सीन इज वैक्सीन, इसमें आपको कुछ आपकी चॉइस की जरूरत नहीं है। जहाँ पे जो भी वैक्सीन मिल रहा है और आप एलिजिबल हैं तो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाइए, क्योंकि यही हमें पैंडेमिक से हमें बचाएगा। और जैसे जैसे 70 to 80% आइदर इम्यूनिटी डेवलप होगी वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर इन्फेक्शन के एक्सपोजर से, तो हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और इस कोरोना महामारी से हम वापस आ पाएंगे। डॉक्टर पीके गुप्ता, वैक्सीनेशन को लेकर आपने कई सारी बातें कही हैं और आपने बीच में एक सवाल दरअसल जो लोगों के मन में रहता है उसका जिक्र भी आपने किया कि वैक्सीन कौन सी लगवाएं। आपने कहा कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोई भी लगवा सकते हैं,
लोगों के मन में भ्रम की स्थिति तब भी पैदा हुई थी जब अंतराल दोनों डोज का कोविशील्ड का बढ़ाया गया। लोगों ने सोचा आखिर क्यों ऐसा किया गया है, क्या वैक्सीन की कमी के कारण ऐसा तो नहीं किया गया। किस तरह से लोगों को आप समझाना चाहेंगे वैक्सीन के अंतराल को लेकर दोनों डोज के, और इसके साथ ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अंतर कैसे क्यों आखिर लोग कर रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, ये वैक्सीन और चाहे कोविड, ये दोनों इवॉल्विंग डिजीज है जी। जैसे जैसे रिसर्च हो रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, क्लिनिकल स्टडी हो रही है, वैज्ञानिकों का एक इनपुट आ रहा है, डॉक्टर्स का इनपुट आ रहा है, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी भी चेंज हो रही है। तो कोविशील्ड में देखा गया कि 4 हफ्ते के बजाय अगर हम 12 हफ्ते पे अगर देते हैं सेकेंड डोज, तो उसकी एफिकेसी उतनी है जितना हम 4 वीक्स पे दे रहे हैं। एक बड़े वर्ग को हमें वैक्सीनेट करना है, तो ये इवॉल्विंग एक प्रक्रिया है, इसमें बीच बीच में गाइडलाइंस बदलते रहने चाहिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स कोई डिजीज नहीं है, अभी भी स्टडी हो रही है इस पे, और जैसे जैसे कुछ इनपुट मिलना हम इसको इवॉल्व कर रहे हैं। तो 12 हफ्ते के बाद कराने का जो पर्पज ये है, स्पेशली कोविशील्ड में ही है, कोवैक्सीन में नहीं है। कोविशील्ड में तो सेम प्रोटोकॉल है, 1 महीने बाद आपको लगवाना है, कोविशील्ड में है। और ये एक वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा जो कमेटी ने तय किया है, उस हिसाब से डिसीजन हुआ है। कहीं ये भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन की कमी है। उत्तर प्रदेश में तो हर जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया, बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, स्पेशली यूथ आगे आ रहा है। तो ये लोगों में उत्साह है और सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। डॉक्टर्स तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही आपको बचाएगा, और ये आपके पास रियल टाइम सिचुएशन में यही हथियार है आपके पास। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा भी जुड़ गई हैं जो सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर पूर्णिमा, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। हाँ जी डॉक्टर पूर्णिमा, हम जिक्र कर रहे हैं लगातार वैक्सीनेशन को लेकर, महामारी को लेकर, क्योंकि इंडिया न्यूज़ की ओपीडी में हम कोशिश करते हैं आप लोगों के जरिए दर्शकों के हर सवाल का जवाब उनको मिल पाए और घर बैठे डॉक्टर से दर्शक सलाह ले पाएं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अब से कुछ ही देर में दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके सवाल भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले वैक्सीनेशन को लेकर मैंने डॉक्टर पीके ऊपर से सवाल किया, यही सवाल मेरा भी आपसे रहेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर कई सारी भ्रम की स्थितियां लोगों के मन में रही हैं। किस तरीके से आप दूर कर रही हैं, या फिर आपके पास जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट्स आपके साथ आते हैं, वो आपसे क्या सवाल करते हैं और कैसे आप लोगों को आगाह करती हैं, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करती हैं? देखिए पराग जी, सबसे पहले तो ये है कि लोगों में, जैसा कि आपने कहा, अभी तक ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि कोवैक्सीन लगवाएं, कि कोविशील्ड लगवाएं, कि स्पुतनिक के आने का इंतजार करें। अगर आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले जब तक कि ये दूसरी लहर नहीं आई थी कोविड की, उससे पहले वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली पड़े थे। सरकार कह रही थी कि आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, बट पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट और उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक से जब दूसरी लहर में लोगों की मौतें ज्यादा होनी शुरू हुई, मृत्यु दर ज्यादा बढ़ गया, तब लोग वैक्सीनेशन की तरफ भागे। और सरकार ने अभी तक जो भी दोनों वैक्सीन लग रही हैं इंडिया में, दोनों ही वेल वेरीफाइड हैं। कोई भी वैक्सीन तभी बाजार में उतारी जाती है जबकि उसको आप 3 चरणों में, जब उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, तभी वैक्सीन मार्केट में आती है। तो चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, और चाहे अभी स्पुतनिक आने वाली है, तीनों ही अपनी अपनी जगह, तीनों वैक्सीन की अपनी अपनी महत्ता है। और इस टाइम तो ये है कि जो वैक्सीन आपको मिले, आई से कि वैक्सीनेशन होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि आप ये सोचें कि हम कोविशील्ड लगवाएं या हम कोवैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इससे प्रोटेक्टेड होना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, हर्ड इम्यूनिटी में कि जब तक कि 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेशन नहीं हो जाता उनका, तो इट मीन्स हम हर्ड कम्युनिटी में नहीं बदलेंगे और प्रॉब्लम जस की तस बनी रहेगी। इसलिए सरकार वैक्सीनेशन पे शुरू से जोर देती आई है। तो कोई भी वैक्सीन आपको मिले, आपको तुरंत लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविशील्ड लगवाएं और कोवैक्सीन लगवाएं। अब लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात चली है, तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोविशील्ड का जो है कोई 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति कोई ऐसा होगा जिसको हल्का सा कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम होगा, जो कि बहुत ही न्यूनतम दर है। कोवैक्सीन में ये संभावना इतनी भी नहीं है, सिर्फ एक ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि बिल्कुल मायने नहीं रखता है इंडिया में। और दूसरी चीज ये है कि लोगों में बहुत भ्रांति है। कई लोग सोचते हैं कि हमें डायबिटीज है तो हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं, हमें थायराइड है तो हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं।
बहुत सारी चीज़ें वो सोचते हैं कि क्यों हम वैक्सीन लगवाएं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन में सिर्फ 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आप नहीं लगवा सकते इस वक्त पर। पहला, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है। दूसरा, अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी रही हो, लाइक आपको कभी इतनी एलर्जी रही हो कि आप एनाफिलैक्टिक शॉक में चले गए हों और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो, अगर ये वजह है तो आप वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते हैं। और तीसरी वजह ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको वैक्सीनेशन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन आपको बहुत होते रहते हैं, आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है, ये 2-3 वजह हैं। अदरवाइज ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप मतलब वैक्सीनेशन को आप अवॉइड करें, या लोगों में होता है कि वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता है। वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी सेफ प्रोसेस इन इंडिया। तो इन दो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अलावा चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, कई ऐसे इलाके हमने देखे हैं, गांव देहात की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर जब वैक्सीनेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है तो लोग उनके साथ झगड़ पड़ते हैं, उनके ऊपर पथराव करते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं। भगा देते हैं टीम को, कहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करवाना, हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, ये फायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। कैसे ऐसे हम इस अभियान को सफल बना पाएंगे और कैसे संक्रमण को पूरी तरीके से हम नष्ट कर पाएंगे? निश्चित तौर पे ये देखने में तो आता है, खबर तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जाते हैं और वहाँ पे इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है उनको। इसमें सरकार को भी चाहिए कि वहाँ के कम्युनिटी लीडर्स को या रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करें, लोकल जो सोशल लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें। हम लोग तो मोटिवेट कर ही रहे हैं। ये भ्रम है कि नपुंसकता आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की स्टडी में, हम लोग के ऑब्जर्वेशन में ऐसा कहीं कोई देखने को नहीं मिला है। माइल्ड थोड़ा सा सिम्टोमेटिक, कभी कभी माइल्डिया या कभी फीवर आ सकता है और बिल्कुल 100% वो रिकवर हो जाता है। कोई इसका साइड इफेक्ट अभी तक मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो लोगों को कहीं न कहीं इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स लगातार इस बात को बढ़ के कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही है जो हमें बचाएगा इस पैंडेमिक से। ये सोशल वैक्सीनेशन की बात जो मैंने किया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस ये रियल वैक्सीनेशन, इसी से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। 70 to 80% अगर जिस दिन लोग ये वैक्सीनेट हो जाएंगे और या नेचुरल इम्यूनिटी या फिर एक्सपोजर के बाद की इम्यूनिटी से डेवलप होंगे तो वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स ये भी कहीं न कहीं थक रहे हैं और शासन प्रशासन भी थक रहा है। तो अल्टीमेटली बर्डन तो लोगों पे आना है, इसलिए लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा, वरना उनकी रोजी रोटी पे संकट हो जाएगा। डॉक्टर्स तो काम कर ही रहे हैं, लोगों की जीविका प्रभावित हो रही है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। इसलिए ये जो भ्रम है इसे दूर होना पड़ेगा। हमारे साथ पीलीभीत से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुभाष, आपका स्वागत है सर, अपना सवाल करिए। कि हम कोविड पॉजिटिव थे, हमारा रिपोर्ट आया नेगेटिव 30 अप्रैल को, क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? कोविड पॉजिटिव थे आपका और 30 अप्रैल को आपकी रिपोर्ट आई थी? हाँ, 30 अप्रैल। जी ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा, मैं चाहूंगा इसका आप जवाब दें। 30 अप्रैल को अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के बाद ये खुद को वैक्सीनेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 से 6 हफ्ते गिन ले कब इनके पूरे हो रहे हैं, तो तकरीबन 6 हफ्ते बाद ये जब पूरे हो जाते हैं तो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। सुभाष जी, रिपोर्ट नेगेटिव आने के 4 से 6 सप्ताह लगवा सकते हैं, नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इंडिया न्यूज़ की कोविड में हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका सवाल वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर संक्रमण को लेकर आप कोई सवाल करना चाहते हो, अपनी डाइट को लेकर, या कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही हो, संक्रमण जैसे लक्षण आपके अंदर हों, आप होम आइसोलेटेड हैं, तो भी आप सवाल कर सकते हैं, से आप सलाह ले सकते हैं। तो सीधा हमारे साथ सकते हैं। इस वक्त लाइव प्रोग्राम में इंडिया न्यूज़ में डॉक्टर कोविड ओपीडी में मौजूद हैं और आपके हर सवाल का जवाब वो जरूर देंगे। पीके गुप्ता, भी अब लोगों का सिरदर्द बढ़ा रहा है, क्योंकि कोविड के कुछ ऐसे मरीज हमने देखे हैं जिनमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ रही है।
तो इसको लेकर मैं चाहूंगा सर आप थोड़ा बताएं कि ब्लैक फंगस है क्या, कैसे लोग इससे जागरूक रहें, या फिर क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे लोग पहले से ही सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें ताकि और ज्यादा स्थिति ना बिगड़े। नहीं, ब्लैक फंगस जो है बहुत ही एक पॉपुलर शब्द हो गया है, लोगों के बीच में एक भय पैदा कर रहा है। ये ब्लैक फंगस नहीं, म्यूकरमाइकोसिस है, जो कि ऑलरेडी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता था। हाँ, आज पहले से रहा है और आज भी है। हाँ, ऐसे लोग जो आईसीयू में भर्ती रहे हों या हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी दिनों तक रहा हो, वो लोग जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, वो लोग जो डायबिटिक है, जिनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, मोर देन 300-400 मिलीग्राम % ब्लड शुगर उनका आ रहा है, ऐसे लोगों में कहीं अगर कोई सिम्टम जैसे पैरानेजल साइनस जिसको कहते हैं साइनोसाइटिस, अगर उस तरह के कोई अगर सिम्टम आ रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, आंखों की चारों तरफ कहीं लाली आ जा रही हो, नेजल ब्लॉकेज हो, कहीं कुछ पपड़ी की संभावना हो, तो ऐसे लोग जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट में रहे हों, तो अस्पताल में भर्ती रहे हों, काफ़ी दिनों तक ऑक्सीजन चला हो, वो इस समय घर पे आ चुके हैं या घर पे आने वाले हों, ऐसे लोगों में अगर सिम्टम इस तरीके का आ रहा है तो इमीडिएटली वो रिपोर्ट करें, क्योंकि इसमें ब्लैक फंगस में एक्चुअल केसेस तो जो हैं वो वही हैं। डर भी बहुत है लोगों में, क्योंकि देखा जा रहा है कि पोस्ट कोविड एक मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की एक समस्या आ रही है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कंजक्टिवाइटिस वाली पिक्चर मिल रही है, रेडनेस ऑफ आईज, थोड़ा टेंडरनेस, थोड़ा सा नाक के दोनों तरफ जो है हल्का सा दर्द, तो ये घबरा रहे हैं लोग, लगता है कि ये ब्लैक फंगस है। ऐसा नहीं है। आप इमीडिएटली ENT स्पेशलिस्ट से या आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। अगर वो ही नहीं मिले तो आपका जो फैमिली फिजिशियन है उनसे बात करें, और ये घबराने की जरूरत नहीं है। अगर समय से डायग्नोज हो गया, स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, उसको ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। बहुत से लोगों में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो कहीं से ब्लैक फंगस डायग्नोज नहीं हो रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हाई रिस्क ग्रुप वो अपने आप को इस बार जो सिम्टम्स मैंने बताया है उस सिम्टम्स पर नजर रखें और अपने लोकल फिजिशियन या अपने ENT सर्जन से बात करके अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं। ठीक है डॉक्टर पूर्णिमा, क्योंकि पोस्ट कोविड का जिक्र अभी डॉक्टर PK गुप्ता कर रहे थे, कई ऐसे लोग हैं जिनमें कोविड के बाद चाहे हम थकान की बात करें, बॉडी पेन की बात करें, सर दर्द की बात करें या फिर वीकनेस की, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में हैं और उनको महसूस हो रही हैं। तो ऐसे में कैसे लोग खुद का बेहद ख्याल रखें, क्या खाना पीना उनका होना चाहिए, डाइट किस तरीके से रखें, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, सनलाइट कितनी ज़रूरी है, विटामिन कौन कौन से ले सकते हैं, मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आप कोविड से उभरते हैं और इस बार की जो वेव है, इस बार का जो म्यूटेंट है, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी लोग कोविड से उभरे हैं वो ऑब्वियसली वीकनेस का सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वीकनेस हो रही है लोगों को और थकान बहुत हो रही है। तो सबसे पहले अगर आप डाइट की बात करते हैं तो आई विल एडवाइज कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी वेजिटेरियन में आपके पास प्रोटीन में जितने भी ऑप्शन हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट पे रहिए। आप जो ठंडी चीजें हैं जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीजें, इन सबसे बच के रहें। एंड विटामिन डी कोविड के दौरान भी दिया जाता रहा है और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कीप ऑन टेकिंग दैट। अब सनलाइट में सुबह के टाइम थोड़ी देर बैठिए और धीरे धीरे अपने लंग्स को मजबूत बनाइए, क्योंकि इस बार का जो कोरोना वायरस है वो सीधे आपके लंग्स पे अटैक कर रहा है। तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए थ्रू प्राणायाम, या अपने घर के आसपास ऐसे प्लांट्स लगाइए। अपने घर में ही जो भी आपने गार्डन डेवलप किया है उसी में जिन प्लांट से ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है उनके बीच में बैठें, अपने लंग्स को मजबूत करें प्राणायाम के जरिए, और पॉल्यूशन वाली जगह पे बहुत ज्यादा अभी ना जाएं और धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाएं डाइट के जरिए। पहले थोड़े दिन आप थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ी देर चलिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, उसी से आपकी चीजें धीरे धीरे डाइट के साथ साथ बेहतर होती जाएगी। और जैसा कि अभी आपने डॉक्टर साहब से म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पूछा था, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है। इस बात में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया वर्णन किया कि ये जो 2 यूनिवर्सिटीज है, मैं हमेशा बताती आई हूँ, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और एक गूगल यूनिवर्सिटी है।
लोग बहुत ज्यादा इसमें चेक करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, और ज्यादा भ्रम की स्थिति में पहुंचते हैं सारी चीजों में जी। डॉक्टर गुप्ता ने पहले ही बताया कि जैसे ही आपको लक्षण दिखे, आंख में आपको रेडनेस दिखे या कुछ भी दिखे, आपकी नाक में अगर लगता है कि ब्लैक म्यूकस हो रहा है आपको, या आपकी आंख में रेडनेस है, कुछ भी आपको डिप्लोपिया यानी कि आपको एक चीजें दो नजर आ रही हैं, तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप डर के मारे उन चीजों को लिंगर ऑन करते रहेंगे कि नहीं आज ना कल ना परसों, इस तरह से लिंगर ऑन करेंगे तो बहुत तेजी से ये फैलता है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस, ये कोई नया नहीं है। उसी तरह से व्हाइट फंगस है, ये भी नया नहीं है, इट इज ऑल्सो येलो फंगस आ गया है। जहां भी नमी रही, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, जहां भी नमी रही वहां फंगस हो गई। जो लोगों ने घरों में ऑक्सीजन लगाया, जिन लोगों ने, उनको ये नॉलेज नहीं थी कि उसका पानी भी चेंज करना होता है। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पे जो लोग रहे, उनके स्टाफ की कमी की वजह से नहीं हो पाया कि वेंटिलेटर में भी पानी चेंज करना है। लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के घर में रख तो लिए, लेकिन ये नॉलेज नहीं थी कि इसका भी पानी चेंज होना। अगर आप उसी रुके हुए पानी से पेशेंट को ऑक्सीजन देते रहेंगे तो बट ऑब्वियस है कि ब्लैक फंगस या इस तरह की परेशानियां आपको भविष्य में सामना करना ही पड़ेगी जी। तो ये जितनी भी सारी चीजें हुई इस दौरान, तो इस वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज, कोई भी आप निर्णय लेते हैं बीमारी से संबंधित, डाइट से संबंधित या किसी और भी चीज से संबंधित, सबसे पहले आप अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए। जो भी आपके आसपास हैं, आपके फिजिशियन हैं, आपके आई सर्जन हैं, आपके ENT जो भी हैं, पहले आप उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद आप आगे निर्णय करिए। फालतू में व्हाट्सएप पे जो लोकल मैसेजेस हैं या गूगल पे आपने पढ़ लिया कि इस दवा के ये साइड इफेक्ट्स हैं, मुझे ये दवा नहीं लेना है, मुझे ये वैक्सीन नहीं कराना है, तो ये इस सब का कोई मतलब नहीं है। जो आपके डॉक्टर कहें, आपको आंख बंद करके उस पर चलना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें आपने कही हैं और बड़ी जानकारी पूर्ण ये बातें हैं, क्योंकि आपने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जिक्र किया, घर में सिलेंडर लाने का जिक्र किया, लोगों ने अपने लिए व्यवस्थाएं तो की, लेकिन जानकारी के अभाव में और ज्यादा मुसीबतें अपनी बढ़ा ली हैं। हमारे साथ साई सुविधा हॉस्पिटल से MD डॉक्टर अर्चना अग्रवाल भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। डॉक्टर अर्चना, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, बीना सिंह। मैं चाहूंगा उनको हम सवाल ले लें, उसके बाद मैं आपसे जवाब भी उनके सवाल का लूंगा। बीना सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में, आप अपना सवाल कर सकती हैं। सर, मेरा जो है 16 को कोविड हुआ था, 20 को रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी और 30 अप्रैल को जो है निगेटिव आ गई। तो कब तक हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं अपना? ठीक है, ये एक बार फिर से वही सवाल है डॉक्टर अर्चना, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। 30 अप्रैल को रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वैक्सीन कब लगवा सकती है बीना जी? देखिए बीना जी, ये आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मैंने एक्सप्लेन करा था, 4 से 6 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो अगर कोई आपको और दिक्कत नहीं है कोविड से, जैसे पोस्ट कोविड कोई सिम्टम या वो नहीं आ रहा है, तो उन दोनों स्थिति में आप वैक्सीनेशन करा सकती हैं। जो भी अवेलेबल वैक्सीन हो, जो भी नियरेस्ट सेंटर हो, वहां एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके और अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। शुक्रिया बीना सिंह जी जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। ऐसा ही एक सवाल इससे पहले भी आया था, 30 अप्रैल को रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 से 6 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए वैक्सीन को लेकर, और जिस तरह भी डॉक्टर अर्चना ने जिक्र किया है कि पोस्ट कोविड आपको ना हो, कोई दिक्कत आपको ना हो रही हो नेगेटिव आने के बाद भी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंडिया न्यूज की OPD में भी जुड़ें और सीधा घर बैठे सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर अर्चना, लगातार दर्शकों के सवाल सामने आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। इस दौर में ज्यादा सवाल हैं लोगों के, किस तरीके से पेशेंट्स आते हैं अस्पताल में और क्या कुछ आप उनको सजेस्ट करती हैं वैक्सीन को लेकर, क्योंकि भ्रम की स्थिति बीच में अभी बनी थी, इस बात का जिक्र हम कर रहे थे डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पूर्णिमा के साथ भी। लोगों में जागरूकता की क्या अभी भी कमी नजर आती है वैक्सीनेशन को लेकर, डॉक्टर अर्चना? जी हाँ, थोड़ा बहुत लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप या बहुत ज्यादा लोगों से जब ये सर्च करते हैं, क्योंकि बीमारी नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो लोग उस स्थिति में जैसे जिसकी जो नॉलेज है वो उसको एक्सप्लेन कर देता है। मेरी राय ये है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो सभी इक्वली इफेक्टिव है।
ज्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रही है वो कोविशील्ड आ रही है। तो अगर उनको मिल रही है और उनका नाम है रजिस्ट्रेशन में तो वो समय रहते वो करवा ले। बहुत अच्छी वैक्सीन या आगे लगवा लूंगा इसका इंतजार नहीं करें, क्योंकि ये सेकेंड वेव, पहली वेव में जो लोग बच गए उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पर सेकेंड वेव में उन्हें बहुत भारी पड़ गया। तो ऐसा ना हो कि हम लंबे इंतजार करते रहें और किसी मुश्किल में फंस जाए। तो जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो मिल रही है और जो आपके आसपास रजिस्ट्रेशन में आपकी डेट वेट मिल रही है, आप उसमें अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लें। यही सबसे इफेक्टिव मेथड कोरोना से बचने का है। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, लॉकडाउन खुलने होने वाला है, तो इसलिए अगर वैक्सीनेशन आपको मिल रहा है तो तुरंत लगवा लें। डॉक्टर गुप्ता, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि अभी डॉक्टर अर्चना ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि लोग सोच रहे हैं कि और अच्छी वैक्सीन आएगी तब हम लगवा लेंगे। फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में स्थितियां और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही हैं। थर्ड वेव का हालांकि अभी सिर्फ अंदेशा है, लेकिन और ज़्यादा स्थितियां नाजुक ना हो इसके लिए वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अर्चना ने कही है कि आप अगर एलिजिबल हैं तो तुरंत वैक्सीनेशन करवाएं, इंतजार ना करें कि आगे अगर कोई वैक्सीन आती है तो उसको हम लगवाएं। ये जो 2 वैक्सीन हैं ये बहुत असरदार हैं, ये डॉक्टर लगातार कह रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, निश्चित तौर पे देखिए, लोगों में टालने की जो प्रवृत्ति है ना वो उभर के सामने आ रही है जी। ये जो अवॉइड की जो टेंडेंसी है ये ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के साथ कभी भी खिलवाड़ न करें, क्योंकि आपके पास इसमें वैक्सीन उपलब्ध है। इसमें वैक्सीन नहीं आया था उसमें लोग कहते थे काश वैक्सीन आ जाए। जब वैक्सीन आ गया तो ये हुआ कि कौन पहले लगवाएगा, तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगवाया, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स ने लगवाया। अब लोग कह रहे हैं कि कोई विदेशी वैक्सीन आ जाए तब हम लगवाएंगे। तो दिस इज अवॉइडिंग टेंडेंसी, और हेल्थ के साथ इस तरीके का कोई भी अवॉइडिंग टेंडेंसी जो है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। और मैं 16 मई का गाइडलाइन भी मैं बता दूं, भारत सरकार ने वैक्सीनेशन में जो गाइडलाइन दिया 16 मई को, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन जब हो जाए उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने टाइम लिमिट और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद भी आप लगवा सकते हैं, यानी कि 12 हफ्ते के बाद भी। इसलिए पूरा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जब भी मौका मिले आप लगवाइए। लेकिन ये जो गाइडलाइन आई है 16 मई की, वो यही आई कि आप कोरोना इन्फेक्शन के बाद जब बिल्कुल से ठीक हो जाए उसके 3 महीने बाद आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी ने कहा कि फर्स्ट डोज मैंने लगवाया था, उसके बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड इन्फेक्शन था, उसके बाद कब वैक्सीनेट करवाएं, तो वही गाइडलाइन है, इन्फेक्शन हुआ उसके 3 महीने बाद। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, अब इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन प्रचुर मात्रा में उत्तर प्रदेश में तो उपलब्ध है जी। 75 जिलों में लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। युवाओं को विशेष रूप से जो सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आते हैं, इनको बाहर निकलना है, वो लोग आगे आ भी रहे हैं। सरकार को भी काफी इसमें प्रयास करना होगा, हम लोग डॉक्टर्स को मोटिवेट कर ही रहे हैं। कहीं न कहीं जो भ्रम है उसे बाहर निकलने की जरूरत है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो कंटिन्यू करना है, उसको अभी अपनी लाइफ में एज इट इज चलाना है। और जो वैक्सीनेशन है ये आपको एक फील गुड, एक कॉन्फिडेंस देगा आपको, और आप अच्छी तरीके से अपने काम को, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। लॉकडाउन धीरे धीरे कम होगा। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया और संक्रमण का दर अभी भी कहीं से अगर 2% 3% उत्तर प्रदेश में आ गया, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। अभी तो 1% के नीचे आ गया है। ये लोगों ने खुद अपनी तरफ से काफी एफर्ट किया है, गवर्नमेंट ने भी किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर संक्रमण का असर बढ़ा तो फिर लॉकडाउन होगा। अभी तो कोरोना कर्फ्यू सैटरडे संडे कर रहे हैं, बाद में दिक्कत होगी, तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके वो लोग कराएं, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। हम भी चाहते हैं कि खुले, और जो डॉक्टर्स हैं वो काफी फटीग सिंड्रोम के शिकार भी हो गए, लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस पेंडेमिक से बाहर निकलें, लेकिन लोगों को इसमें आगे आना होगा। डॉक्टर्स तो ऑलरेडी, हेल्थ केयर वर्कर्स तो ऑलरेडी लगातार काम कर ही रहे हैं, लगातार मोटिवेट कर रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों का हेल्पलाइन है वो भी चल रहा है। तो इस समय लोगों को सोचना होगा कि कितने एफर्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर रहे हैं। तो लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ के बिल्कुल अपने आप को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर पूर्णिमा यही है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स ने ही वैक्सीन लगवाई है। क्या इसके बाद भी कोई सवाल इस वैक्सीन की विश्वसनीयता पर होना चाहिए? डॉक्टर्स को तो बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन लगवाना, क्योंकि दिन रात आप जानते हैं कि डॉक्टर्स ही हैं जो सेवा कर रहे हैं मरीजों की। क्योंकि इस टाइम और पिछले साल से लगभग
16 महीने हो गए। दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग डे एंड नाइट एंड इवन द पैरामेडिकल स्टाफ कोविड के मरीजों के बीच में काम करना जब तक कि उनके घर वालों को भी अलाउड नहीं होता है। उनके और डॉक्टर्स जो हैं दिन रात काम कर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स को इस बात पे बिलीव है कि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर कि वो बच सकते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है डॉक्टर सेवा करते हुए मरीजों की इन्फेक्टेड हुए, दोबारा री इन्फेक्टेड हुए, बट वैक्सीनेटेड थे तो उन्हें पूरा यकीन था कि हम इस आपदा से निकल आएंगे। तो माइल्ड इन्फेक्शन हुआ बट दे रिकवर्ड। तो अगर डॉक्टर्स लगवा सकते हैं दिन रात कोविड के मरीजों पे रह के, तो लोगों को तो खुद ही बिलीव हो जाना चाहिए जी कि हमें वैक्सीनेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। आप तो इतना बाहर आ जा भी नहीं रहे हैं, आप तो कोविड के मरीजों के बीच घूम भी नहीं रहे हैं ऐसा जितना डॉक्टर्स घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा द्योतक है इस चीज को मानने का कि जब डॉक्टर्स लगवा के सब चीजों से बाहर आ जा रहे हैं तो जनता जो हॉस्पिटल्स में भी जाना अवॉइड कर रही है, आप सिर्फ अपने काम पे जा रहे हैं और आ रहे हैं या घर में ही हैं, तो क्यों ना आप भी वैक्सीनेटेड होके क्यों ना पूर्ण सुरक्षा स्वयं को और अपने स्वयं के परिवार को प्रदान करें। बिल्कुल। और आज की गाइडलाइन में जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि शायद महीने के अंत तक 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी और लास्ट ट्रायल चल रहा है, इस महीने के अंत तक आ जाएगी। तो 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु है उसको भी सरकार ने सोचा है कि उसको भी वैक्सीनेट करा दिया जाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि हर एज ग्रुप जो है एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखता है इंडिया की पॉपुलेशन में। तो जब तक सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है इस चीज के लिए। फिर उसके बाद ट्रायल चल रहा है कि 2 साल से और 12 साल के बच्चों तक का वैक्सीनेशन हो, ये भी 1-2 महीने में हो जाएगा। तो जैसे जैसे चीजें अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रही है, तो अगर आपको कोई भी शक है, शुबा है, आपको कोई दिक्कतें हैं, आपके पास ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं, आपके पास इतनी इंडिया न्यूज जैसा चैनल है जो ओपीडी चला रहा है अपनी, आप कुछ भी अपने कंफ्यूजन क्लियर करें और कृपया अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और अपने परिवार को सुरक्षा दें। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, शुभम, आपका स्वागत है सर, अपना सवाल करिए। हेलो शुभम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी शुभम जी, अपना सवाल करिए। जी मतलब 85 साल का कोई बुजुर्ग आदमी है। हेलो जी बोलिए सर। 85 साल का बुजुर्ग आदमी है, ब्रेन स्ट्रोक है, मतलब ब्रेन में चोट है, मतलब उसको कोरोना का वैक्सीन दिया जा सकता है? डॉक्टर पीके गुप्ता, मैं चाहूंगा सर आप इसका जवाब दें, सलाह दें। देखिए, पहली बात है कि 85 ईयर्स ओल्ड हैं और इनको जो है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो ब्रेन स्ट्रोक जब हुआ है तो इनकी मोबिलिटी डेफिनेटली अफेक्टेड होगी। कैसे वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे? ठीक है, अभी इम्यूनिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज है, तो बेहतर है कि अभी कुछ दिन अवॉइड करें, क्योंकि भीड़ भाड़ में लेके जाना उनको, और स्पेशली जो है ये कहीं ना कहीं डरली है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा। इससे कुछ समय के लिए आप अभी टाल सकते हैं 4 से 6 हफ्ते। जब लगे कि इनकी स्ट्रोक से रिकवर कर गए हैं और फिजियोथेरेपी ठीक ठाक इनका हो गया है, तो फिर आप अगर मोबाइल है तो आप जा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मोबिलिटी आने के बाद। चलिए, शुक्रिया शुभम जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर अर्चना, मैं आपके पास आऊंगा और मैं जानना चाहूंगा गर्भवती महिलाओं को लेकर आप कुछ सलाह दें, किस तरीके के प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए, फिलहाल किस तरह अपने आप को सिक्योर रख सकती हैं, अपने बच्चे को भी सिक्योर रख सकती हैं, डॉक्टर अर्चना? जी हाँ, काफी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि लेडीज हैं, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, कुछ अपनी फैमिली प्लानिंग कर रही हैं कि हमें आगे अपनी फैमिली बनानी है। तो जो लेडीज ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो प्रोटेक्शन या जो वियरिंग ऑफ मास्क है, नॉट गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, मतलब कन्फाइंड टू हाउस रहें वो, और ये भी अवॉइड करें कि घर में कोई अगर आने जाने वाला या हस्बैंड वर्किंग है तो उनसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। बच्चों को घर में ही रखें। जो नॉर्मल प्रिकॉशन सभी कोविड मतलब कोरोना काल में हमने फॉलो करे हैं, हाथ धोना है, डिस्टेंस बनाना है, मास्क पहनना है, तो इन सबको उन्हें फॉलो करना है। हॉस्पिटल विजिट करके जो एंटीनेटल हम लोग कर रहे थे वो अब हम लोग इस समय ऑनलाइन कर रहे हैं साई सुविधा से। उन्हें ऑनलाइन ही हम बताते हैं
कि क्या क्या वो प्रिकॉशन ले सकती हैं। मेडिसिन व्हाट्सएप वगैरह पे हम उन्हें बता देते हैं। मतलब मैक्सिममली हम ये अवॉइड कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में आए, क्योंकि जब वो घर से निकलती हैं तो उन्हें बहुत से कन्वेंस लेने पड़ते हैं। ओपीडी में भी और तरह के मरीज होते हैं, उनसे बचाव के लिए। पर हाँ, अगर बहुत ही एसेंशियल है तब उन्हें आना पड़ता है, तो वो पूरे प्रिकॉशन के साथ आ सकती हैं हॉस्पिटल में। और उनके लिए हम लोग ने सेपरेट फैसिलिटी भी रखी है कि उनको उसी तरह से देखा जाए कि वो इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जिस समय ये काफी ससेप्टेबल होती है इन्फेक्शन को। बॉडी इम्यूनिटी नेचुरल कोर्स में थोड़ी सी डिक्रीज होती है जी। तो इन पेशेंट्स को हम लोग ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। बाकी अगर कोई पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, जैसे इनफर्टिलिटी की पेशेंट्स हैं, या चूंकि वो इस समय घर में कन्फाइंड है या न्यूली मैरिड है, वो चाहती है प्रेगनेंसी प्लान करना, तो उन्हें थोड़ा सा हम काउंसिल कर देते हैं कि अगर इस टाइड वाला पीरियड जो कोविड सुनामी आई है, इस पीरियड को थोड़ा सा अवॉइड कर ले, क्योंकि बीमारी बिल्कुल नई है। गाइडलाइंस टाइम टाइम पे चेंज हो रही है और नई गाइडलाइंस आ रही है। तो प्रेग्नेंट लेडीज में वैक्सीनेशन का अभी कोई शेड्यूल WHO से नहीं आया जी। तो हम ये कहते हैं अगर आप 2-3 महीना अवॉइड कर लें और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें तो वो बहुत अच्छा होगा। पर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उन्हें हम नॉर्मल कोर्स में अपना फॉलो करते हैं और उनको मेडिकेशन जो है ऑनलाइन ही अभी फिलहाल तो हम लोग उनका कंसल्टेशन कर रहे हैं। थर्ड चीज, अगर पेशेंट कंसीव करी हुई है, टर्म पेशेंट हो रही है, तब तो उसे हॉस्पिटल आना ही है। तो नॉन कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको हम एडमिट कर रहे हैं और से हम कवर कर रहे हैं। बाकी मरीज हैं जिनके बच्चे हैं, तो अब चूंकि ऐसा है कि 3% पॉपुलेशन ही देखिए वैक्सीनेट हो पाई है, तो देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ गेटिंग कोरोना। उन्हें भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, और बच्चों से माँ को हो सकता है, माँ से बच्चों को। तो ये जो मदर है उसकी दायित्व तो बहुत बढ़ गया है जी। इस तरह से बढ़ गया है कि फैमिली को अपने प्रोटेक्ट भी करें, घर में भी रहें, अपने को भी देखें और बच्चों को भी देखें। आने वाले समय में जैसे डॉक्टर पूर्णिमा ने बताया कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी आने वाला है, तो एक बार वैक्सीनेशन हो जाएगा तब उतना रिस्क नहीं रहता। और हमने अपने इस पीरियड में 16 महीने के पीरियड में ये देखा कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें इतनी विरुलेंट फॉर्म में ये डिजीज नहीं आई जी, उतनी खतरनाक नहीं रही। तो वैक्सीनेशन का एक महत्व तो है ही। और हम लोग ऐसे कोरोना वॉरियर की तरह से हमने अपने हॉस्पिटल में 200-250 स्टाफ है, सबको देखा कि ये चूंकि वैक्सीनेटेड थे तो इन्हें बीमारी का उतना असर नहीं हुआ। ये इन्फेक्ट तो हुए क्योंकि ये कोरोना वाले मरीजों के बीच में आ जा रहे थे, डॉक्टर्स आ जा रहे थे, पर इन्हें उतनी सीवियरिटी नहीं हुई। जो कोमॉर्बिड थे डॉक्टर्स या वर्कर्स, उनकी बात अलग है, पर वैसे 2-3% ही लोगों में बीमारी हुई। तो मेरा तो काफी विश्वास है इस वैक्सीन पर, और जो आने वाली वैक्सीन है वो भी ट्रायल्ड वैक्सीन है, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया उन पे ट्रायल होते हुए, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देंगी। पर जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसे वो लगवा दें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो तमाम सारी प्रिकॉशन है उनका आपने जिक्र किया है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद क्या न्यू बॉर्न बेबी की और ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है? क्योंकि खुद महिला अपनी बॉडी की भी सुरक्षा करती है, खान पीन से लेकर और तमाम सारी चीज़ों तक, बच्चों का भी केयर करना पड़ता है। और तीसरी लहर का जो अंदेशा हम जता रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों को ये प्रभावित कर सकती है। तो क्या और ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी है और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं उन महिलाओं के लिए भी है? जी हाँ, जब महिला उसके बाद का जो 1.5 महीने का पीरियड होता है, वो पार्चुरेशन वाला पीरियड जो होता है होता है कि वो डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर ले जी, बहुत कमजोर है। और हम लोग अपने उसमें देखते भी हैं फैमिलीज में कि 1.5 महीना उनको अलग रखा जाता है। वो सब वजह यही है कि उसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो वो अलग रहती है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन आने वाले लोगों से ना हो जाए। जो बहुत एसेंशियल सर्विसेज देने वाले हैं या घर के मेंबर्स हैं, तो उनसे तो वो उनको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है ताकि ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले। तो आने जाने वाले लोग हाथ धोकर बच्चे को छुए, और ज्यादातर टाइम माँ ही बच्चे को हैंडल करे तो ठीक रहता है, जिससे कम से कम लोग कांटेक्ट में आए। जो कपड़े वो इस्तेमाल करती है वो अच्छे से धुलें, खूब तेज धूप में सुखाए जाएं, माँ और बच्चे दोनों के लिए। और बच्चे की जब तक आंवल नहीं गिरती है तब तक
बेहतर ये रहेगा कि 1 या 2 ही अटेंडेंट उस कमरे में आए जहां माँ और बच्चा है, ताकि रिस्क कोरोना को लग जाने का कम से कम रहे। तो अमूमन तौर पे चूंकि इस समय लॉकडाउन की पोजीशन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या हस्बैंड अक्सर कोई काम ही नहीं कर रहे, तो अगर वो घर में रह के अपनी वाइफ की मदद करते हैं, बच्चे की देखभाल स्वयं करते हैं, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बड़ी बाहर से आने का चांस बहुत कम है। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं गर्भवती महिलाओं को लेकर, न्यूबॉर्न बेबी को लेकर। डॉक्टर पूर्णिमा, क्योंकि जिस तरीके से भी डॉक्टर अर्चना भी इस बात का जिक्र कर रही थी, अगर मैं सही हूं तो मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन लेने के बाद किसी की स्थिति ऐसी बनी हो कि वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी हो, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो, आईसीयू में ले जाना पड़ा हो, यानी कि सिचुएशन क्रिटिकल कंडीशन में नहीं गई है। जी पराग जी, बिल्कुल आपका सही कहना है। वैक्सीनेशन का यही फायदा भी है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डीएनए से बना है, और जो वैक्सीन जो आई है दैट इज मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है, जो वो बोन मैरो में आके आपकी एंटीबॉडीज जो है इकट्ठा करती है, वहां बनाती है। तो जैसे ही कोरोना संक्रमण आता है, आपके पास कुछ इस तरह का इन्फेक्शन आता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या कहीं से भी आपको हो जाता है, तो तुरंत जो आपकी मैसेंजर आरएनए की जो एंटीबॉडीज जो बोन मैरो में है, वो तुरंत एंटीबॉडीज जो है सक्रिय हो जाती है और आपको इन्फेक्शन होने से बचाने में बहुत सहायक होती हैं। तो इसीलिए यही रीजन है कि आपकी एंटीबॉडीज ही आपका सुरक्षा कवच है, जो कि आपको और इन्फेक्टेड होने से या उस स्थिति में ले जाने से आपको बचाती हैं कि आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े, आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाना पड़े। आप कुछ ही दिनों में जो है सारी चीजों से नॉर्मल जो मेडिकेशन चलते हैं कोरोना में, वही लेकर के आप जो है आप जल्दी से इन खराब परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। मैं एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी गर्भवती महिलाओं के लिए। डॉक्टर अर्चना ने बहुत अच्छा इंसाइट दिया इस पर। एंड एक चीज और है, अगर मान लीजिए माँ को कोरोना है और बच्चे को नहीं है ड्यू टू डिलीवरी, तो बहुत सारे सवाल ये आते हैं, क्या जो माँ है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है? जी। तो मुझे ये कहना है, बिल्कुल माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। डबल मास्क पहने, ब्रेस्ट फीड कराएं, और बच्चे को कोई भी कंसर्न पर्सन जो उनके घर पे है उनको दे दे। क्योंकि जितने भी रिसर्चेज हुई हैं और जितने भी गायनेकोलॉजी एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा है कि ब्रेस्ट फीड में या मिल्क में जो है कोरोना का कोई भी अंश नहीं होता है। तो माँ जो है इजीली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है, बट विद ऑल द टोटल प्रिकॉशन टेकन बाय द मदर। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद आप फीड कराने में बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद आप अपने बच्चे को कंसर्न पर्सन, अपने किसी भी फैमिली मेंबर को हैंड ओवर कर सकते हैं, जब तक कि माँ पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत जल्दी से डॉक्टर गुप्ता, मैं आखिर में एक आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, एक संदेश आप लोगों को क्या देंगे जागरूकता को लेकर, बहुत जल्दी प्लीज। बिल्कुल, अभी डॉक्टर पूर्णिमा ने अच्छी बात बताई। प्रेग्नेंट वुमेन से जो डिलीवरी अभी जस्ट हुई है, अभी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आ गई है उसमें लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि बच्चे को दूध पिलाने वाले माएँ जो हैं वो वैक्सीनेट करा सकती हैं। स्पेशली वो वर्ग जो अभी लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इमीडिएटली वैक्सीनेशन की तरफ जाएं और इसको डिले ना करें। तो एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो है अभी रिसेंटली 16 मई के डेट में आई है, तो ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि लैक्टेटिंग मदर्स कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। और बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन ये हमें आपको पैंडेमिक से बचाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीके गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अर्चना, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पूर्णिमा। आप हमारे साथ कोविड ओपीडी में जुड़े और लोगों के सवालों के जवाब भी आपने दिए, और साथ ही अपनी तरफ से जो जानकारियां आपने दी हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप सभी इनको फॉलो करें और अपना बेहद ख्याल रखें, संक्रमण से बचे रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।